हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, पादप जनन की विशिष्ट विधियां। पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ये हमारा चौथा लेसन है जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने 3 जो लेसन थे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो लेसन थे, उसमें सभी टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिए। ऐसा कोई भी टॉपिक हमारा नहीं बचा है कि वो आधा अधूरा रह गया हो या कोई छूट गया हो। सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि तीनों लेसन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा नया है, उसने वो क्लासें नहीं देखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा लेसन, जिसका नाम मैंने बताया जैसा कि पादप जनन की विशिष्ट विधियां। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। अपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासें लग जाएगी, या तो 2 क्लासें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें लग जाएगी। इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, जनन के बारे में पढ़ना है। अब हमने जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेसन जो पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने सिर्फ और सिर्फ पादप के जनन की ही बात की थी। पादप में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, वही सब कुछ हमने पढ़ा था। किस प्रकार से भ्रूण निर्माण होता है, पादप का किस प्रकार से निर्माण होता है, वही सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और अब इसमें लास्ट जो एक जनन का चैप्टर बच गया है, इसमें भी हमें जनन के बारे में पढ़ना है, पादप की अन्य जनन की विधियां पढ़नी है। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। और इसमें हमने जैसा कि देखा कि पादप के जनन की विशिष्ट विधियां। अब विशिष्ट विधियों का क्या अर्थ है, यहाँ पर अलग कुछ विधियां हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि पादप के अंदर सामान्यतः कौन कौन सी विधियां होती है जनन की। लैंगिक जनन हमने अभी पढ़ा, ठीक है। हमने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ा, लैंगिक जनन पढ़ा और कायिक जनन पढ़ा। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लैंगिक जनन का मतलब है कि इस जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन का मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा अर्धसूत्री विभाजन समझना चाहता है पूरी तरह से कंप्लीटली, तो आप जनरल साइंस की क्लास में जाकर वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें आप समझ सकते हैं, वरना मैं थोड़ा सा यही समझा दूंगी कि अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका जो है वो इस कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस प्रकार से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रक्रिया और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रक्रिया चलती है। अब नाम आ रहा है अर्धसूत्री, अर्ध यानी आधा, सूत्र यानी गुणसूत्र। यानी कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो प्रत्येक सेल है, प्रत्येक कोशिका जो है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, जो नई कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो आधी हो जाएगी। जैसे कि ये कोशिका बनी, इसमें 23 हो गई, ये कोशिका बनी, इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23, इस प्रकार से। ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है। जो जनन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब लैंगिक जनन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का। अब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करेगा, नर युग्मक और जो मादा युग्मक हैं वो आपस में क्या करेगा, संयोजन की प्रक्रिया करेगा। संयोजन यानी मिलना, एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है। अब ये दोनों अगर आपस में जुड़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। हमने पढ़ा निषेचन, द्विनिषेचन, ये सारे अभी जो पिछला वाला चैप्टर था हमारा उसी में हमने कंप्लीट किया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, उसे हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। और यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इस निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी जायगोट इससे बनता है। और यही युग्मनज आगे जाकर डेवलप होकर, परिवर्धित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि नए प्लांट का निर्माण। अगर हम पादप की बात कर रहे हैं
तो नया प्लांट हो जाएगा, नए प्लांट का निर्माण करता है। तो ये जो सारी हमने प्रोसेस पढ़ी वो क्या थी? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन इसे कहते हैं। अब हमने कहा कि पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, एक होती है कायिक जनन। कायिक जनन, ये वाला जो कायिक जनन है हम पहले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। क्या होता है कायिक जनन? कि पौधा जो है, हम जानते हैं कि पौधा अगर हमें उगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीज बोएंगे, जमीन के अंदर बीज बोएंगे, उससे नया पादप उगेगा। सामान्यतः यही होता है, ठीक है। अब ये जो कायिक जनन है वो पादप के जनन की ऐसी विधि है जिसमें बीज का उपयोग नहीं होता है, बीज का कहीं पे भी उपयोग नहीं होगा। पादप के जो दूसरे पार्ट है, बीज के अलावा पादप के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कुछ और, इनका अलावा भी कोई अगर कोई पार्ट है तो उससे अगर नया पादप बन रहा है तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। या इसी कायिक जनन को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन और कायिक जनन दोनों एक ही बात है। अगर बीज के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इनसे अगर नया पादप बन रहा है तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है अपने जनन के अंदर, पादप के जनन के अंदर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं हम, जनन ही जनन पढ़ते आ रहे हैं। अब फोर्थ चैप्टर भी है, वो भी जनन के बारे में ही है, लेकिन अभी अभी हमने उसके नाम के आगे पढ़ा विशिष्ट विधियां। अब ये और कौन सी विशिष्ट विधियां हैं? कुछ इनसे अलग होगी, लैंगिक जनन से और कायिक जनन से कुछ अलग विधियां हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो विशिष्ट विधियां किसे कहेंगे? पादप जनन की विशिष्ट विधियां हम किसे कहेंगे? देखिए, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण हो रहा है, निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर विशिष्ट विधियों में क्या होगा? विशिष्ट विधियां यानी कि पादप जनन की ऐसी विधियां जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। निषेचन कब होगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे। इसका मतलब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनेंगे, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक कब बनेंगे? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसका मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा ना ही निषेचन की प्रक्रिया होगी। ऐसी विधियों को हम कहते हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियां, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं कि इस लेसन के अंदर जो हमें विशिष्ट विधियां जो पढ़नी है वो कौन कौन सी विशिष्ट विधियां हैं। हमने देखा कि इसके अंदर नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनेंगे, निषेचन नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर हम कौन कौन सी विशिष्ट विधियों का हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन के अंदर। तो पहली जो अपनी विशिष्ट विधि हम पढ़ेंगे वो है असंग जनन। क्या पढ़ेंगे हम? असंग जनन। असंग जनन, असंग जनन यानी कि क्या हो जाएगा अपना? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है एपोमिक्सिस, ठीक है। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक एक का नाम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं अनिषेक बीजता। क्या पढ़ने वाले हैं? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, इसे इंग्लिश में कहते हैं अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी, ठीक है। तीसरा जो हमें विधि पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म यानी माइक्रो, माइक्रो, और प्रवर्धन का मतलब प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, ठीक है जी। चौथा जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है जी। अब देखिए कि यहाँ पर हमें ये चारों विधियों का जो है इसमें पढ़ना है, लेकिन हम कायिक प्रवर्धन जो है वो पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन के अंदर, तो इस विधि को अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हमें केवल 3 विधियां पढ़नी है इस लेसन के अंदर।
वो है असंग जनन, अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन। इनके तीनों के बारे में हमें पढ़ना है इस लेसन के अंदर। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला आज की हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या पहली विधि जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी असंग जनन। असंग जनन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? असंग जनन को एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अब ये होता क्या है असंग जनन या एपोमिक्सिस? तो इस असंग जनन के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके बारे में बताया। क्या नाम है उन वैज्ञानिक का? हैंस विंकलर। क्या नाम है? हैंस विंकलर। इन्होंने इस असंग जनन के बारे में कब बताया? किस सन में? 1908 में बताया। क्या परिभाषा दी इसके इन्होंने? हैंस विंकलर ने जो है असंग जनन की क्या परिभाषा दी? इनके अनुसार असंग जनन होता क्या है? तो देखिए, इन्होंने कहा कि सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी विधि या ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है। अब हमने पहले ही क्लास के फर्स्ट में ही बात कर ली थी कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और निषेचन की प्रक्रिया भी होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं असंग जनन कि देखो, एक तो माइंड में ये बिठा लो कि लैंगिक जनन इसमें होना ही नहीं है, तो लैंगिक जनन की जगह कोई दूसरी विधि होगी। लैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब लैंगिक जनन की जगह दूसरी विधि आने वाली है, तो दूसरी विधि में क्या नहीं होना चाहिए? लैंगिक जनन क्या नहीं होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? निषेचन नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बस घुमा फिरा के वो डेफिनेशन बोल दी कि सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा लैंगिक जनन को हटाना है, उसकी जगह दूसरी विधि लानी है। और दूसरी विधि में क्या नहीं होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसको हम कहेंगे असंग जनन। और ये बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कही? तो हैंस विंकलर ने कही। कब कही? 1908 में कही। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये असंग जनन जो होता है, असंग जनन की जो प्रक्रिया होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, या हम ये कहें कि इसके दो टाइप होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है बीजाणुद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। और दूसरा जो होता है अपना वो होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन, यानी कि गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। अब सबसे पहले बात करते हैं हम बीजाणुद्भिद असंग जनन की। क्या होता है बीजाणुद्भिद असंग जनन? बीजाणुद्भिद असंग जनन को ही अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ये नाम मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। कहीं पर एक डेफिनेशन या कोई एक विधि आने वाली है जिसके अंदर ये नाम बोला जाएगा, अपस्थानिक भ्रूणता। ये नाम जो है आपका वापस रिपीट होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बीजाणुद्भिद असंग जनन को ही अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। अब ये बीजाणुद्भिद असंग जनन या जिसे हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? ठीक है, अब देखिए, भ्रूण का निर्माण जो होगा इसके अंदर, डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बन रहे हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही क्या बन रहा है? भ्रूण। क्यों बन रहा है? क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भ्रूण का निर्माण जो होगा वो किनके द्वारा होगा? तो देखिए, भ्रूण का निर्माण जो होता है वो बीजांडकाय अथवा अध्यावरण, या तो बीजांडकाय या अध्यावरण। अभी सेकंड लेसन के अंदर हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। बीजांड में पढ़ा था बीजांड के बाहर की ओर दो आवरण होते हैं जिन्हें अध्यावरण कहा जाता है, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो उनके द्वारा भ्रूण का निर्माण किससे होगा? बीजांडकाय अथवा अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। जब हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी तब हमने देखा था कि बीजांड के अंदर क्या होता है? बीजांडकाय होता है अंदर की ओर,
और बीजांड काय की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो किस फॉर्म में होती है, 2n की फॉर्म में होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर द्विगुणित कोशिका से, डायरेक्ट द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रूण जो होता है वो द्विगुणित होता है, भ्रूण हमेशा द्विगुणित होता है। तो इसके लिए भ्रूण जो द्विगुणित होता है, इसके लिए कोशिका भी तो वैसे ही चाहिए, द्विगुणित होनी चाहिए, तब जाके भ्रूण जो होगा वो द्विगुणित होगा। क्योंकि अगर नर युग्मक बनते, मादा युग्मक बनते, तो वो एक अगुणित होते तो चलता, अगुणित अगुणित मिलते और द्विगुणित हो जाता। लेकिन यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक जैसी कोई चीजें ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट भ्रूण बन रहा है। भ्रूण हम जानते हैं द्विगुणित होता है। ठीक है, अब द्विगुणित के लिए डायरेक्ट कोशिका से अगर बन रहा है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि कोशिका भी कैसी होनी चाहिए, द्विगुणित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है, बीजाणुद्भिद असंजनन में बीजांडकाय या फिर अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन कहते हैं। अब इसमें क्या क्रिया नहीं होगी, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोशिका से भ्रूण बन रहा है ना, डायरेक्ट कोशिका से भ्रूण बन रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत ही नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं तो नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे नहीं, नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा। यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट कोशिका से क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है युग्मकोद्भिद असंजनन। युग्मकोद्भिद असंजनन क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए इसमें भ्रूण का जो परिवर्धन होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से। अब ध्यान रखिए कि भ्रूण कोश की वैसे हम संरचना पढ़ चुके हैं, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश में क्या होता है, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी या इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं। बीच के अंदर क्या होता है, बीच में एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, जैसे ध्रुवीय कोशिका, और इसके केंद्रकों को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। और जब ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं तब इसे हम कहते हैं द्वितीय केंद्रक। ठीक है जी, अब तीसरा जो नीचे की ओर 3 कोशिकाएं और होती है वो होती है अपनी, कौन सा, क्या बनाता है ये, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, जिसमें बीच में क्या होती है, अंड कोशिका, और दोनों तरफ क्या होती है, दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, ये होती है अपने भ्रूण कोश की संरचना। अब यहाँ पर बताया है कि युग्मकोद्भिद असंजनन में क्या होगा, भ्रूण का परिवर्धन जो है वो अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से हो जाएगा। ये जो अगुणित भ्रूण कोश है, इसकी किसी भी कोशिका, कोई भी कोशिका द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण। अब कोशिकाएं हमें ध्यान है, 7 कोशिका होती है, 3 नीचे 3 ऊपर 1 बीच में। ठीक है, 7 कोशिका होती है, केंद्रक 8 होते हैं, 3 केंद्रक ये, 3 केंद्रक ये, और 2 केंद्रक इसके, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। अब इसकी किसी भी कोशिका से हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बनेगी 2 कंडीशन, कैसे, तो देखिए 2 कंडीशन कैसे, कि पहला है अपना, जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है। ये जो अनिषेचित अंड कोशिका है, अनिषेचित अंड कोशिका का मतलब क्या है, यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है, पहले ही हमने बात कर ली थी। अच्छा, पहले हमने तीसरा लेसन जब पढ़ा था उसमें हमने जनन की प्रक्रिया में पढ़ा था कि इस तरह से क्या आती है, परागनलिका आती है निषेचन के समय, और उसमें नर युग्मक मादा युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से मिल जाता है, दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है, और इससे भ्रूण कोश का निर्माण और इससे आगे भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निषेचन जैसी तो कोई प्रक्रिया हो ही नहीं रही है, तो परागनलिका वलिका किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने को नर युग्मक की भी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ये जो अंड कोशिका है, ये जो अंड कोशिका है जो कैसी है, अनिषेचित, निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं हुई है, तो यहाँ पर अनिषेचित अंड कोशिका से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अपना भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा।
और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। निषेचन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अंड कोशिका से क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, भ्रूण कोश की हमने बात की कि भाई इसमें क्या होगा, युग्मकोद्भिद असंजनन में भ्रूण कोश की किसी भी एक कोशिका द्वारा, तो ये भी एक कोशिका है, अंड कोशिका जो है वो भी एक कोशिका है, इससे डायरेक्ट किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन अपना एक पूरा पूरा टॉपिक है इस लेसन के अंदर, तो अभी ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस अंड कोशिका से ही किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है इसके अंदर, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका हो सकती है या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका हो सकती है। ध्यान रखिए, या तो ये दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ये तीनों जो है वो क्या है, प्रतिध्रुवी कोशिका है, और ये जो दोनों है, ये साइड में जो कोशिकाएं रहती है इसको अपन क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका से तो पहले ही अगर भ्रूण बन गया है तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। अब इसके अलावा कौन कौन सी कोशिकाएं बची, ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे ये दो कोशिकाएं। अगर इन दोनों कोशिकाओं या इन तीनों, या तो प्रतिमुखी कोशिकाओं से या सहायक कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को अपन कहते हैं अपयुग्मन। क्या कहेंगे, अपयुग्मन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो बीच में जो कोशिका है, क्या इससे भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता है क्या, इससे भी तो हो सकता है, पर इससे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से इससे तो किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जब भ्रूण बनेगा तो उसको पोषण के लिए भी तो कुछ ऐसा माध्यम चाहिए, कुछ ऐसा साधन चाहिए कि ताकि इसको पोषण दे सके। तो पोषण का काम तो कौन करता है, बीच की जो ये कोशिका होती है, इससे क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है, और भ्रूण कोश जो होता है वो क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे कोई भ्रूण का निर्माण होगा। बची ये 6 कोशिकाएं, जिससे एक कोशिका से तो अगर अंड कोशिका से निर्माण हो रहा है तो इससे तो हम कहेंगे अनिषेक जनन, और बाकी जो ये 3, या तो ये 3 हो सकती है, ये 2 कोशिकाएं हो सकती है, अगर इनसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अपयुग्मन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपयुग्मन कहेंगे। अब एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। क्या नाम है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। एक जाने माने वैज्ञानिक है अपने बोटनी के। उन्होंने क्या कहा, या उन्होंने जो 1950 के अंदर ये जो असंग जनन है इसको फिर से 4 भागों में बांटा। पहले इन्होंने 2 भागों में बांटा, अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन, और इसे क्या कहते हैं हम, पुनरावर्ती असंग जनन। फिर इन्होंने इसको वापस 4 भागों में बांटा। कुल मिला के इसके 4 भाग है, ये याद रखना अपने को। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है अनावर्ती असंग जनन, दूसरा है पुनरावर्ती असंग जनन, तीसरा क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, और लास्ट हमारा क्या है, कायिक असंग जनन। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपस्थानिक भ्रूणता जो है, आगे शब्द आने वाला है, उसे हमें ध्यान रखना है। तो हम अपस्थानिक भ्रूणता को ही अपन क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं, या बीजाणुद्भिद असंग जनन को ही अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में। आज की क्लास के अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक होगा इन चारों के बारे में, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा असंग जनन की का महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं हम। चलिए, तो अब हम पहला देखते हैं अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन क्या होता है इसमें, तो देखिए, इस प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात आई है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जबकि हमने पहले बात की अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होगा, जब भ्रूण का निर्माण होगा तब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले तो
मात्र कोशिका से क्या बनेगा, बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो भ्रूण कोश के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, आज इसके इस असंजन में क्या होगा, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सारी चीजें क्या होती है वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो कक्षाएं पहले देखें, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अब ये भ्रूण कोश बना, अभी अभी हमने इसकी संरचना पढ़ी थी, भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था होती है। ऊपर की ओर क्या होती है, प्रतिध्रुवी कोशिका, नीचे की ओर क्या होता है, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका होती है और दूसरा क्या होता है अपना, ये इस प्रकार से मैं छोटा सा बना के दिखा देती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए। ये ऊपर तो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और बीच में अंड कोशिका, नीचे अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। अब यहाँ पर बस ये भ्रूण कोश बना है, अभी तो भ्रूण कोश बना है। अब इससे बनेगा भ्रूण, इसमें फिर से 2 कंडीशन आ जाएगी अनावर्ती भ्रूण अनावर्ती असंजनन में। क्या क्या, एक तो आती है अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन। किसे कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन, तो देखिए इसके अगुणित अंड से, ये जो अगुणित अंड कोशिका जो है ये अगुणित ही है अभी, ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है ना ये, तो अगुणित हो गई। इसका जो ये अगुणित अंड कोशिका है, इसमें बिना निषेचन से अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, इस अगुणित अंड कोशिका से किसका निर्माण हो जाएगा, अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अगुणित अनिषेक जनन, क्योंकि सारी कोशिकाएं कैसी है, अगुणित है, तो भ्रूण भी कैसा हो रहा है, अगुणित। तो इस प्रक्रिया को भी अपन क्या कहेंगे, अगुणित अनिषेक जनन। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं वो जो हमने पहले पढ़ी थी ना, वो की वही है, बस नाम चेंज हो गया। तो इस अगुणित अंड कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसे हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। ठीक है, अब इस अगुणित अनिषेक जनन के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, या सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, या यूं हम कहें कि अध्ययनकर्ता कौन है इसका, तो वो है जॉर्ज जेन्सन। क्या है, जॉर्ज जेन्सन। जॉर्ज जेन्सन कब बताया था, 1928 में इसके बारे में अध्ययन किया था इन्होंने। किसके बारे में, अगुणित अनिषेक जनन के बारे में। दूसरा क्या होता है अपना, अगुणित अपयुग्मन। अभी अपयुग्मन अपन ने पढ़ा ना, अपयुग्मन क्या होता है, या तो ये 2 सहायक कोशिका या ऊपर की प्रतिध्रुवी कोशिका, अगर इनसे अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसे हम अपयुग्मन कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रूण का विकास अंड के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद, ये पूरा मादा युग्मकोद्भिद है ना, इसकी किसी दूसरी कोशिका से होता है। ये दूसरी कोशिकाएं हो गई, तीनों ये और 2 ये, इन दोनों कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अगुणित अपयुग्मन कहेंगे। उदाहरण देखें इसके, तो कौन कौन से हो जाएंगे, धतूरा और मक्का। धतूरा और मक्का के अंदर क्या होता है, अगुणित अपयुग्मन की क्रिया होती है। दूसरा अपना आता है पुनरावर्ती असंजनन। क्या आता है, पुनरावर्ती असंजनन, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहते हैं। देखो ये युग्मकोद्भिद असंजनन वो वाला जो था वो अपना स्पोरोफिटिक असंजनन जिसे हम कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन, यही है, बस इनके नाम चेंज कर दिए हैं। पहले हमने पढ़ी ना इनकी क्रियाएं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण नहीं होने के कारण, हमने पढ़ा कि भाई अर्धसूत्री विभाजन भ्रूण के निर्माण में नहीं होगा, तो भ्रूण के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्त्री युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या मात्र पादप के समान ही होती है। मतलब गुणसूत्र जो है वो बराबर रह जाएंगे। अभी हमने अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में हमने देखा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो नई कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बराबर रहेगी। ठीक है, ये भी फिर से 2 प्रकार का होता है, जनन अपबीजाणुता। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस डेफिनेशन याद करनी है, समझना है और डेफिनेशन इनकी याद करनी है। कोई इतना वो बड़ा पार्ट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी आपकी, ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला इसमें।
तो जनन अपबीजाणुता में क्या होगा, भ्रूण कोश का जो विकास है वो किससे होगा, प्रपस्सु तक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ये प्रपस्सु तक के जो कोशिकाएं हैं वो भी हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। वापस यहाँ पर समझाने का अपन समझ चुके हैं इसको, इसलिए अभी हम नहीं समझेंगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप पहले वाली कक्षाएं देख लीजिए, ठीक है। इसकी प्रपस्सु तक की द्विगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का विकास होता है। तथा भ्रूण कोश, इस भ्रूण कोश से किसका निर्माण होगा, इस भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण होगा, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। समझिए ध्यान से, भ्रूण, पहले तो भ्रूण कोश बनेगा, किससे बनेगा, प्रपस्सु तक की द्विगुणित कोशिका से बनेगा, ठीक है। भ्रूण कोश बन गया, द्विगुणित बन गया। अब इस द्विगुणित भ्रूण कोश से किसका निर्माण होगा, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, जनन अपबीजाणुता कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कायिक अपबीजाणुता। क्या आएगा, कायिक अपबीजाणुता। इसमें क्या होगा कि भ्रूण कोश का जो निर्माण है वो कहाँ से होगा, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण। अभी अभी हमने पहले भी पढ़ा, जो बीजांडकाय होता है उसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, या उसके जो चारों तरफ अध्यावरण है उसकी भी कोशिकाएं जो होगी वो द्विगुणित होगी। अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। भ्रूण कोश का निर्माण किससे होगा, या तो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होगा, ठीक है। और फिर इस द्विगुणित कोशिका या इस द्विगुणित भ्रूण कोश से फिर किसका निर्माण हो जाएगा, अपना निर्माण हो जाएगा, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भ्रूण बनने के लिए, क्योंकि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो भ्रूण का विकास हमें पता है कि भ्रूण कोश से होगा, तो पहले भ्रूण कोश का बनना बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भ्रूण कोश का किन किन चीजों से निर्माण हो रहा है, बाकी तो हमें पता है कि भ्रूण कोश के बाद में भ्रूण का निर्माण ही होना है, ठीक है। तो ये हमने बात की अभी अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन की। अब हम इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। अब हम आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज, तो वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो तीसरा जो पार्ट है अपना वो है अपस्थानिक भ्रूणता, और लास्ट अपना बच जाएगा कायिक असंग जनन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता की। अपस्थानिक भ्रूणता को हम क्या कहते हैं, और बीजाणुत्विद असंजनन, बीजाणुत्विद असंजनन। 3 बार तो पढ़ लिया, अभी ये तीसरा टाइम हो गया इसको, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता जिसे हम बीजाणुत्विद असंजनन भी कहते हैं। अब इसमें भ्रूण का निर्माण जो होगा वो किससे होगा, तो भ्रूण का निर्माण इसमें बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से होता है। 2 बार तो पहले पढ़ लिया, अभी तीसरा बार हो गया कि बीजांडकाय की जो कोशिका होगी वो कैसी होती है, 2n टाइप यानी द्विगुणित होती है। द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बीजाणुत्विद असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कायिक असंजनन। अब कायिक असंजनन का मतलब भी होता है कायिक प्रवर्धन, एक तरह से, जो कि हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो पहला लेसन जो है, सॉरी कक्षाओं में पहले जो लेसन है उसमें हम पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने देखा था कि बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग, पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, उससे अगर नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कायिक जनन या कायिक असंजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है असंजनन का महत्व। आज का जो लास्ट का टॉपिक है हमारा असंजनन का महत्व। क्या होता है असंजनन के, क्या क्या महत्व है, इसके क्या क्या लाभ है, वो देखिए। पहला है कि पादप के लक्षण मात्र पादप के समान ही होते हैं, और ये क्या करता है, क्लोन बनाता है। क्लोन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पादप है, माना कि कोई एक पादप है, इससे अगर नया पादप बन रहा है तो उसके जो लक्षण होंगे, है ना, लक्षण होंगे वो बिल्कुल अपने मात्र पादप की तरह होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अपने मात्र पादप की तरह होता है, और इसे हम कहते हैं क्लोन, ठीक है। तो जो नया पादप होगा उसके लक्षण जो होंगे, चाहे जनन लक्षण हो या कैसे भी जो भी लक्षण होंगे, तो वो बिल्कुल कैसे होंगे, अपने मात्र कोशिका या फिर हमने मात्र पादप के समान होते हैं, और इससे ये क्या बनाता है, क्लोन बनाता है। क्यों बिल्कुल समान होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका से नया पादप बन रहा है। कोई 2 कोशिकाएं तो दो नर युग्मक मादा युग्मक तो मिल नहीं रहे हैं कि दोनों माता पिता के गुण आ जाएंगे,
जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है कि एक तो अंड और एक होता है शुक्राणु, जब मिलते हैं तब बच्चा बनता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से नए बच्चे का जन्म होता है। तो उसके अंदर माता पिता दोनों के गुण आ जाते हैं। अब यहाँ पर तो निषेचन की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है, डायरेक्ट कोशिका से क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो नया पादप बनेगा उसके जो लक्षण होंगे, उसकी जो समानताएं होंगी वो बिल्कुल बिल्कुल अपने पेरेंटल प्लांट की बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। दूसरा है कि पादप में नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, नए लक्षण क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उसी कोशिका, जैसे ये प्लांट है, इसी की कोशिका से दूसरा बन गया, इसी से वापस दूसरा बन गया, तो नए लक्षण तो आ ही नहीं रहे हैं, वो के वही लक्षण चलते जा रहे हैं। जो पहला पादप होगा उसके लक्षण होंगे, वही दूसरे पादप के लक्षण होंगे। ठीक है। तो नए लक्षणों का बिल्कुल भी इसके अंदर विकास नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है कि पादप में लाभदायक लक्षणों का लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। पादप के अंदर कोई लाभदायक लक्षण हो गए, जैसे कि मान लो कोई फल है बहुत मीठा है, उसी से नया पादप बन रहा है, तो नए पादप का फल भी कैसा होगा, मीठा होगा। ठीक है। जैसे कि ये पादप है, इसके कोई अच्छे लक्षण हैं इसके अंदर, और इससे जब नया पादप बनेगा तो इसके अंदर भी वही लक्षण आएंगे। तो लाभदायक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं ये। ठीक है। और ये जो है लंबे समय तक बनने रहेंगे। लंबे समय तक क्यों, क्योंकि इनके अंदर विभिन्नताएं नहीं आ रहे हैं। विभिन्नता मतलब दूसरा कोई नर युग्मक नहीं आया, पहला कोई मादा युग्मक नहीं आया, वो नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों के लक्षण नहीं आ रहे, एक ही लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, इससे वापस तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से चलते जाएंगे, और ये लाभदायक लक्षण जो है वो लंबे टाइम तक एक दूसरे पौधे में संचारित होते जाएंगे। लास्ट अपना है कि इससे संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। संकर बीज का मतलब क्या होता है, संकर का मतलब क्या होता है, दो नस्लों को आपस में मिलाकर एक नई नस्ल बनाना। ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ एक ही लक्षण है, तो दूसरे लक्षणों को अगर अपन डालेंगे तो ये आसानी से एक नया संकर पौधा बना देगा। तो इस तरह से ये होते हैं अपने असंजनन के महत्व। ठीक है। तो आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं तक है, और इसके अंदर जो भी आपके कोई भी टॉपिक अगर आज हमने क्लियर करा हो, या पहले के जो भी 3 लेसन पढ़े हमने, उसमें अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, वैसे तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। जब भी चेक करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर आपको क्लियरली दे पाऊँ। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर नए स्टूडेंट्स हैं, कोई बीच में से इसी क्लास से शुरू किया है, तो वो भी क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के जो भी 3 लेसन हैं आपके वो सीरीज वाइज दे रखे हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।